चलो बच्चों, अब हम लोगों ने इस शीट का डिस्कशन कर लिया। कहाँ पर अपनी कहानी ख़त्म करी थी, ज़रा उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम लोगों ने सारे टर्म जो यूज़ होते हैं वो पढ़ लिए थे, और लास्ट कहानी ख़त्म करी थी हम लोगों ने किस चीज़ के ऊपर? मीज़ोफॉर्म के ऊपर। ठीक है, मीज़ोफॉर्म किसको कहते हैं? ये एक ऐसी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर ऑप्टिकल इनएक्टिव मतलब जिसमें पीओएस या सीओएस हो, और इसका एक डाइस्टीरियोमर्स जरूर ऐसा आपको मिलता है जो आपका क्या चीज शो करता है? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। ऐसी फॉर्म को हम मीज़ोफॉर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। जैसे ये सवाल हम लोगों ने कल किए थे, इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे आप ये देखिए कि क्या ये पर्टिकुलर चीज को हम मीज़ोफॉर्म कहें, इसके अंदर सबसे पहले मीज़ो के लिए क्या करना होता है? एक ये चीज चेक करो कि कंपाउंड में पीओएस या सीओएस है या नहीं है। तो बिल्कुल पीओएस यहां मौजूद है। सीओएस देखना आपको फिशर के अंदर अलाउ नहीं है, ये हम लोग ने पिछले एपिसोड में सीखा था। अच्छा, क्या इसकी कोई फॉर्म, कोई डाइस्टीरियोमर ऐसा मिल सकता है इनमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे? बिल्कुल मिल सकता है। अब सर ये हम बनाएंगे कैसे? कुछ भी नहीं, आपको तो कनेक्टिविटी में ही तो अंतर करना है। एक काम करिए, इसमें OH को उठाकर इधर से इधर रख दीजिए, आपकी गायब हो जाएगी पीओएस। फिर आपको पीओएस नहीं दिखाई देने वाली, और जब पीओएस नहीं दिखाई देने वाली तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी इसको हम मीज़ो कहें? बिल्कुल कहें मीज़ो। ठीक है, एक बार और इस चीज को बोल देता हूं मैं, यहां पर आ जाओ। देखो, क्या इसके अंदर पीओएस है? हाँ, पीओएस है। क्या इसकी कोई फॉर्म ऐसी मिल सकती है? पीओएस है। सीओएस देखना फिर से अलाउ नहीं है। क्या इसकी कोई फॉर्म ऐसी मिल सकती है जो आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करे? आप कुछ तो भी कर लो, कहीं पर भी आप वेरिएशन लाकर देखो, इधर इधर एक इंटरचेंज कर दो, क्या आपको पीओएस मिलेगी? फिर नहीं मिलेगी। यानी कंपाउंड को मीज़ो कहेंगे हम? बिल्कुल कहेंगे मीज़ो। ठीक, यहां देखो इस वाले में, इसके अलोंग इसको आप एक वर्टिकल लाइन पर मान लो, ऐसे कि ऊपर है Cl, नीचे है CH3। ठीक है, और आप बच्चों इसको इसी के अलोंग काट दो, ऐसे ऐसे काट दो, और फिर इस पर मिरर लगाकर सोचो कि क्या ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म आइडेंटिकल आएगी? आपका जवाब होगा बिल्कुल, क्योंकि ये बॉलें भी कैसी हो जाएंगी? आधी आधी कट जाएंगी। ये वाली और ये वाली भी आधी आधी कट जाएगी, और इधर वाला पार्ट तो इधर वाले के आइडेंटिकल है ही। तो पीओएस आ रहा है, लेकिन सिर्फ पीओएस आने से हम मीज़ो नहीं कह सकते। बार बार बोलता जा रहा हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। पीओएस आने पर सिर्फ मीज़ो नहीं कह सकते, इसकी एक फॉर्म सोचनी पड़ेगी कि क्या वो फॉर्म, जैसे मान लो हमने यहां पर इस बीआर को ऐसे की बजाय डॉटेड, जो डार्क है उसको डैश वाला कर दिया होता। यदि डैश वाला कर देते तो क्या आपको पीओएस नजर आती? नहीं नजर आती। क्या सीओएस नजर आती? नहीं आती। इसका मतलब कंपाउंड हो जाएगा कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। यानी क्या हम इस फॉर्म को भी मीज़ो फॉर्म कह दें? तो जवाब होगा बिल्कुल, आप इस फॉर्म को भी मीज़ो फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों की तीनों फॉर्म कैसी हैं? मीज़ो फॉर्म। ठीक, हम ऊपर वाले सवाल का डिस्कशन करें उससे पहले यहां ये जो बात हम आपसे कह रहे थे, अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। कोई एक डाइस्टीरियोमर ऐसा होना चाहिए जो कैसा हो? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अच्छा, अब एक छोटी सी बात, ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखो, मीज़ोफॉर्म और रेसमिक मिक्सचर, मीज़ोफॉर्म भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और रेसमिक मिक्सचर भी कैसा है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बस दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है, मीज़ो के अंदर जो ऑप्टिकल इनएक्टिव नेचर आता है वो आता है कैसे? किस तरह का कैंसिलेशन होता था, बताया था मैंने।
इसमें कैंसिलेशन होता है कैसा, इंटरनल। और यदि आप बात करो रेसमिक मिक्सचर में, तो रेसमिक मिक्सचर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और वहां पर जो इनएक्टिव नेचर आता है वो कैसा कैंसिलेशन के कारण आता है, वो आता है एक्सटर्नल कैंसिलेशन। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लो, इन दोनों में एक और अंतर है, और वो ये है कि रेसमिक मिक्सचर के अंदर से आप जो एनेंशियोमर्स आपने मिलाए हैं, जो भी एनेंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर मिलाकर आपने रेसमिक मिक्सचर बनाया है, इसमें से आप इन एनेंशियोमेरिक फॉर्म को, जो आर और उसकी इमेज आपने मिलाई थी, इसको आप सेपरेट कर सकते हो। हाँ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से नहीं कर सकते, लेकिन कोई और मेथड लगाकर सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन मीसोफॉर्म के अंदर चूंकि ये इंटरनली ही कैंसिल होते हैं, आप चीजों को क्या नहीं कर सकते, दो फॉर्म में अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक मॉलिक्यूल के ही अंदर के पार्ट हैं, इसको दांत से काट के तो अलग करेंगे नहीं अपन। हारी बात समझ में? तो इसको आप दो फॉर्म में सेपरेट नहीं कर सकते, और आप इनको सेपरेट कर सकते हो। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन क्वेश्चन के ऊपर जो हम लोग ने ये वाला किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको एक चीज और सिखाऊं। मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं एक खास टाइप का प्रोजेक्शन, जिसको हम बोलते हैं 100 हॉर्स प्रोजेक्शन। इससे आपको काफी आसानी हो जाएगी। यहां पर 100 हॉर्स प्रोजेक्शन होता क्या है और ये बनाया कैसे जाता है। देखिए, अगर कोई मॉलिक्यूल आपको ऐसा दिखाई दे जाए कि इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, इधर कुछ ग्रुप लगा हुआ है, ऐसा इधर और ऐसा इधर। ठीक है, यदि मान लेते हैं यहां पर CH3 है, यहां पर आपका H है, इधर आपका Br है, यहां आपका Br है, यहां आपका COOH ग्रुप है, यहां H ग्रुप है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब आपको यदि इसका प्रोजेक्शन बनाना है, इसको मैं थोड़ा सा उससे कर देता हूं, ये पीछे की तरफ जा रहा है, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ऐसा। इधर वाले को मैं डैश लाइन पे ले लेता हूं। ठीक है, सिमिलरली इधर वाले को मैं डार्क कर देता हूं और इसको मैं डैश वाली लाइन पे ले लेता हूं। ठीक है, ऐसा। अब यदि आपको इसका ये प्रोजेक्शन कैसा है, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। अभी एक सेकंड समझाता हूं, रुक जाओ। अगर आपको इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाना है, तो इसका एक सिंपल सा रूल है। आप दोनों, ये जो कार्बन है, ये है कार्बन नंबर 1 और ये है कार्बन नंबर 2। ठीक है, इनको ऐसे घुमाइए कि इनसे Y बन जाए, इधर वाला भी Y हो जाए और ये वाला भी Y हो जाए। ठीक है, पहला काम ये कर लीजिए, ये फर्स्ट ऑपरेशन आप इस पे लगाइए। ठीक है, फिर क्या करिए, ऊपर से इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करिए। यदि आप ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये दोनों वही पुराने हाथ की तरह आपकी तरफ आएंगे। ये दोनों चीजें, ये बाकी मॉलिक्यूल कहां चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो, आप ऐसा करो, जैसे मैं आपको ये सिखाऊं। देखो, इधर हमने क्या कहा था, इधर हमने कहा इसको कर लो, ये डार्क वाला जैसे यहां बना था, इधर ये कर लो। ठीक है, इधर आ गया COH, इधर आ गया Br। पहले मैं इसी पार्ट को आपको दिखा रहा हूं। जब आप इसको सामने से देखोगे तो ये दोनों चीजें आपकी तरफ आती हुई दिखाई देंगी।
जब आपकी तरफ आती दिखाई देंगी और आप ये सोचो कि आप क्या करते थे, बुक ओपन ही तो करते थे। इसको यदि आप बुक ओपन करोगे तो ये वाला पार्ट कहां आ जाएगा, राइट साइड की तरफ आ जाएगा। ये वाला पार्ट कहां आ जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, यानी ये हम इसको ऐसे बनाएंगे, देखना ऐसे। ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, ये तो हमने खींच दिया इसको। चलो तुम इधर आओ, इसको खींच दिया, इसको खींच दिया और इसको हमने कहां लगा दिया, इसको चिपका दिया ऊपर की तरफ। ये है वो रेड वाला कार्बन, ये। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको हमने यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वाला हाथ कहां की तरफ जाएगा, इस साइड की तरफ जाएगा, COH की तरफ। ये वाला किधर की तरफ जाएगा, Br की तरफ जाएगा। और ये बाकी मॉलिक्यूल फिर इस तरफ आ रहा होगा। पहले इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर से सुनो मेरी बात, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इस मॉलिक्यूल को, ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया है, इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लो, इस तरह के Y में कन्वर्ट कर लो। कैसे घुमाना है, जो मर्जी हो वो घुमा लो, कैसे भी, किसी भी डायरेक्शन में। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। ऐसा करने से क्या कोई फर्क पड़ने वाला है ना, मॉलिक्यूल तो वही रहेगा। तो चाहे क्लॉकवाइज घुमा लो, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कैसे भी घुमाकर आप बस क्या बना लो, एक वाई बना लो। जब ये वाई बन जाए तो आप इस मॉलिक्यूल को ऊपर से ऑब्जर्व करो। जब इस मॉलिक्यूल को आप ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो जो डार्क वाला पोर्शन है वो कहां चला जाएगा, राइट साइड में। जो डैश वाला पोर्शन है वो कहां चला जाएगा, लेफ्ट साइड में। और बाकी मॉलिक्यूल को आप कहां ले जाइए, ये वर्टिकल वाली पोजीशन पर ले जाइए और प्रोजेक्शन बना लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी ये काफी फास्ट तरीका होता है मॉलिक्यूल के अंदर चीजों को ऑब्जर्व करने का। अच्छा, एक बात और, अगर कोई मॉलिक्यूल आपके सामने ऐसे प्रोजेक्शन में दिखे तो आप यहां पर COS या POS, ये दोनों चीजें भी डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हो। ये दोनों चीजें यहां पर डायरेक्ट ऑब्जर्व करी जा सकती हैं। जैसे थोड़ा सा इसको और बात करते हैं, थोड़ा सा इस मॉलिक्यूल को और फिर से बनाते हैं ताकि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इधर हमने कहा Br, एक सेकेंड, इधर मैंने कहा H, इधर मैं कह देता हूं Br, इधर मैं कर देता हूं CH3। ठीक है, अच्छा, यहां मैं कर देता हूं CH3। अभी मुझे पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, एक बार चेक करते हैं। इधर कर लेता हूं CH3, इधर कर देता हूं H, इस साइड में कर देता हूं Br। ठीक, अब क्या कहा जाए इसके अंदर, क्या मैं ये कह सकता हूं कि COS या POS मिलेगी? तो देखो, मुझे लग रहा है ना कि इसके अंदर आपका COS तो मिलने वाली नहीं है। इसके अंदर COS तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि देखो, मान लो आपने इसके अंदर ये किया कि सर हम इस मॉलिक्यूल को थोड़ा रोटेट करें और इसको तो चलो ऐसे ही रहने दें। इधर Br कर दिया, इधर CH3 कर दिया, ठीक है, इधर H कर दिया और इसको हमने घुमाया। जब आप इसको घुमाओगे तो ये आ जाएगा इस पर H, ये चला जाएगा अंदर की तरफ CH3। ठीक है, ये वाला जो है आपने कितना घुमाया, बहुत हल्का सा, ये आपका इधर आ जाएगा। इस तरह से ये फिगर दिखने लग जाएगा, चेक करो जल्दी से। इधर आ जाएगा Br। ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम COS कह देते, बिल्कुल कह देते। अगर देखो ये पॉइंट, ये और ये तो अपोजिट ही आ रहे हैं, इसमें नो डाउट। ये भी अपोजिट ही आ रहे हैं, इसमें भी नो डाउट। लेकिन क्या ये अपोजिट आ रहे हैं? नहीं, ये अपोजिट नहीं आ रहे हैं, तो COS तो नहीं है।
और पीओएस भी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसी में ही तो हम पीओएस लेते। यहां पर अगर हम पीओएस प्लेन मान लीजिए हमने यहां रख दिया, ऐसे करके हम इसको काट दें यहां से इस तरह से, तो क्या जो पीछे वाला भाग है वो आगे वाले के आइडेंटिकल है क्या? बिल्कुल नहीं आइडेंटिकल है, इसमें इधर जा रहा है, तो ना सीओएस मिल रही है ना पीओएस मिल रही है। इसका मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और अगर अगर तो ये फॉर्म आर हुई, तो ये वाली फॉर्म अगर एस होती तो पीओएस मिल जाता। तो मैं यहां एक बात कह रहा हूं कि या तो ये दोनों कार्बन नंबर फर्स्ट और कार्बन नंबर सेकंड, या तो ये फॉर्म आर आर है, या तो ये फॉर्म आर और आर है, या तो ये फॉर्म एस और एस है। ये फॉर्म आर और एस नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये हुआ तब तो इसके अंदर पीओएस मिलती और कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होता। ये बात समझ में आई? अब चलो एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका बना लेते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, उल्टा वाई तो हम लोग ने बना ही लिया है, चलो बनाते हैं प्रोजेक्शन। देखो इसको जरा टॉप से, ये ऐसे आ गया। ठीक है, ये पहला वाला कार्बन बना लो, ये फर्स्ट वाला, और ये सेकंड, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको इस प्रोजेक्शन को 180 डिग्री प्लेन पर रोटेट करना तो अलाउ है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर कर लो CH3, इधर कर लो Br, इधर कर लो H। ठीक है, ऊपर वाले को भी ऑब्जर्व कर लो, इधर कर लो क्या CH3, इधर कर लो क्या Br, इधर कर लो क्या H। ठीक है, अब चलो इसके अंदर हम आर और एस निकाल कर जरा देखते हैं। पहला ये हो गया, चौथा ये हो गया। ठीक है, इधर कार्बन 3 हाइड्रोजन है, इधर कार्बन के बाद ब्रोमीन हो गया, यानी पहले के बाद दूसरा नंबर नीचे वाले का आ गया, तीसरा नंबर इस वाले का आ गया। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप वर्टिकल पर है, जो होना चाहिए वही होगा, ये वाली फॉर्म आएगी एस। ठीक है, मैंने क्या कहा था? ओ, यहां मैंने गड़बड़ लिख दिया, एक सेकेंड बच्चों। या तो ये फॉर्म आर आर होगी, या ये फॉर्म क्या होगी, एस एस होगी। जरा देखिएगा, यहां ये देखिए इधर एस आया, अब फिर से देखो, ये हो गई पहला, ये हो गया चौथा, ऊपर वाला है दूसरा, ये हो गया तीसरा, 1 2 3, 1 2 3, यानी ये फॉर्म कौन सी हो जाएगी, एस। आई बात समझ में? ये है लॉजिक। तो ऑप्टिकल के सवाल लगाने के बहुत ढेर सारे तरीके हैं, और हम तकरीबन में हर तरीका ही ऑब्जर्व करते हुए चल रहे हैं। ठीक, अब मैंने आपको जो दिया था ये सवाल, ठीक है, अब आप एक काम करो, अभी इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, आप तो सब में एक काम करो कि इसके अंदर इसको घुमाओ। ठीक है, इसको घुमाओ और इससे वाई बनाओ। देखो पहला वाला पीछे वाला तो वाई बना ही हुआ है, इधर CH3 आ जाओ, ये तो पिछला वाला तो जो पीछे वाला कार्बन है वो तो बना ही हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करना, इसको घुमाना, ये जो अभी ऐसे है थोड़ा सा इसको सही से बना लेना, एक सेकेंड। ऐसे बना लेना इसको, इधर लगा लेना CH3, अच्छी तरह से बना लेना। ठीक है, पिछले वाले को तो छेड़ने की जरूरत है नहीं। अब क्या करना, इसको रोटेट करना 180 डिग्री। जब इसको 180 डिग्री रोटेट करोगे तो ये वाला कहां आ जाएगा, ये वाला चला जाएगा डैश पर, ये चला आएगा कहां पर, डार्क पर। आई बात समझ में? जब आप इसको घुमाओगे, देखो ये CH3 आ गया, इधर तो H रहा, इधर Br रहा। ठीक है बच्चों, इसको यदि आप Y बनाने की कोशिश करोगे तो ये CH3 इधर आ जाएगा, ये पहुंचेगा डैश पर, इधर आ जाएगा Br। ठीक है, इधर आ जाएगा डार्क वाले साइड में क्या चीज, H। ओ माय गॉड, यहां पर तो सीधे सीधे
प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है तो ये तो किसी पर्टिकुलर चीज के साथ एनेंशियोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो अगर हमारे पास ऑप्शन होते यहां पर और कहीं ए होता तो हम पक्का इसको नकार देते। अब एक काम करते, एक चीज और यहां सीखते हैं। अब मैंने कहा आपने इसका y बना लिया, इसको नीचे ले आए, ये वाला पहुंच गया कहां पर, ये पहुंच गया डैश पर, ये आ गया आपका डार्क पर, ये बना लिया आपने। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, हम इसको बुक ओपन करके देखते हैं। हम इसको बुक ओपन करके देखते हैं और फिशर का जो नॉर्मल आइडिया था वहां से इसको बनाते हैं। जरा देखना, मान लो हम ये पहला कार्बन इसको यहां बना रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऑब्जर्व करो, इस साइड से इसको घसीट लो, इस डंडी को, इस वाली CH3 वाली डंडी को घसीट लो। घसीट के इसको कहां पर ले आओ, इस वाली लाइन पर, ये वर्टिकल वाली लाइन पे सीधे घसीट लो और इधर से ऑब्जर्व करके बुक ओपन करो। ये कहां पहुंच जाएगा Br, इस साइड में। ये H कहां आ जाएगा, इस साइड में। ये CH3 कहां आ जाएगा, इस साइड में। नहीं आया समझ में? आ गया? यहां से आप ऑब्जर्व करो, इस साइड से यहां से ऑब्जर्व करो और ऐसे सोचो कि हम इसको ऐसे देख रहे हैं इधर से। ये वाली चीज जो होती है ये ओपन होके कहां पर जाती है, लेफ्ट साइड में। इसको लेफ्ट साइड में भेज दो। बुक ओपन करोगे यहां से, ये लेफ्ट चला गया। इसको तो घसीट दो, ये लेफ्ट, ये वर्टिकल पर आ गया, ये वाला राइट, ये बन गया। ठीक, अब देखो फिर से देखो, यहां से देखो इसको, इसको फिर से घसीट दो, खींच लो इसको। खींच दिया आपने, ये CH3 इधर आ गया। बुक ओपन करो, H आ गया। बुक ओपन करा, Br आ गया। ये लो POS। आ गई बात समझ में? अब आपका काम ये है कि इनमें आप 100 हॉर्स प्रोजेक्शन बनाइए, ये चीज आपको सीखनी है। और कहीं आप यदि डायरेक्ट देख पा रहे हैं, जैसे यहां मैंने डायरेक्ट ये देख लिया कि इसके अंदर क्या चीज आ रही है, इसके अंदर POS आ रहा है, तो ऐसा ही देखिए क्या इसके अंदर और कहीं पर आ रहा है। ना आए तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बनाइएगा, 100 हॉर्स बनाइएगा और 100 हॉर्स को कन्वर्ट करिएगा किसमें, फिशर में। बनाइए और मुझे बताइए कि क्या कोई डाउट आया कि नहीं आया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले में मिलते हैं। चलो बच्चों, मैं आपको 100 हॉर्स के साथ खेलना थोड़ा सा और सिखाता हूं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे हमारे पास ये प्रोजेक्शन दिया जाए। ठीक है, अब इस प्रोजेक्शन में जब ये वेज डैश वाली फॉर्म दी जाती है तो आप यहां से अगर आप चाहो तो तुरंत एक चीज यदि दिख जाए तो आप ऑप्टिकल नेचर के बारे में तुरंत ही कमेंट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर तो आपका COS देखना अलाउ है, ये कोई फिशर तो है नहीं, इसके अंदर आप COS देख सकते हो। और अगर COS मिल गई तो आप सीधे कंपाउंड को क्या कह सकते हो, ऑप्टिकली इनएक्टिव कह सकते हो। जरा देखना मैं कैसे कर रहा हूं। यहां OH आपका बाहर है, इधर OH अंदर की तरफ है। ठीक है, इधर CH3 इस साइड में, जस्ट अपोजिट CH3 इस साइड में। ठीक है, इधर अंदर जाने पर पड़ा क्या, H, और इधर देखो बाहर आने पे क्या पड़ा, H। COS यहां पर मौजूद है, ये बात समझ में आ गई, COS मौजूद है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मतलब ये कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा हो गया, हमें कुछ भी मिल जाए तो देखो, जब फिशर रहता है ना तो फिशर में हम तलाश करते हैं POS। ऐसा वेजडेस है तो तुरंत तुरंत पहले क्या देखने का प्रयास करते हैं, COS। अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गया कंपाउंड कैसा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना, अब मैं यहां पे आपसे कह रहा हूं कि इसका प्रोजेक्शन बनाओ। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्शन में कैसे बना रहा हूं। मैंने ये पहला कार्बन ले लिया। ठीक है, अब देखो, ये मान लो मैंने फर्स्ट कार्बन ले लिया, ये सेकंड कार्बन, ये पहला वाला। ठीक है, अब देखना जरा, मैं कह रहा हूं इस CH3 को पकड़कर ऊपर खींच दो, यहां CH3 लिख दो। ठीक, बुक ओपन करो, बुक ओपन करो। अब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो आप, अभी मैं इसका एक दूसरा मेथड ही बता दूंगा, चिंता मत करो।
यहां से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये आपको दिखेगा कहां पर, राइट साइड में, ये वाला दिखेगा लेफ्ट साइड में। इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H। ठीक है, इसको देखो, अब आप इसको इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको खींच दो तो ये खींचने पर कहां पर आ गया, CH3 इधर आ गया। ठीक है, H कहां चला गया, इधर चला गया। OH कहां चला गया, इधर चला गया। देखो कंपाउंड आपका क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि कंपाउंड में COS हमको यहां से पता चली और कंपाउंड में POS है, ये हमको यहां से पता चल गई। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, इसको करने का एक तरीका और देखो। हम यहां से इस कंपाउंड को इधर से पकड़कर लड़ी की तरह लटका लेते हैं पूरे कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिख रहा है। जरा देखो, इधर है ये CH3, जरा देखना, इसको हमने लटका लिया, ये पहला वाला कार्बन मिला, ये वाला कार्बन। ठीक है, इसमें क्या चीज दिखाई दे रही है, इधर दिखाई दे रहा है हमारा OH, और क्या चीज दिखाई दे रही, साथ ही साथ इधर दिखाई दे रहा है H। ठीक, फिर इस लड़ी में अगला आ गया, इधर क्या दिखाई दे रहा है, OH, इधर क्या दिखाई दे रहा है, H, ये अगला कार्बन, ये CH3। हमने क्या किया, हमने यहां से पकड़कर इसको उठा दिया है पूरे मॉलिक्यूल को, ऐसा दिख रहा है। अब देखना क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं बस क्या करूंगा, बुक ओपन करते हुए चलूंगा हर जगह पर, और प्रोजेक्शन हमारा बन जाएगा। जरा देखना, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर कर दिया CH3, इसमें क्या करो, बुक ओपन करो। हमेशा आप डार्क वाली साइड को पकड़कर खोल देते हो, खोल दो। इधर क्या आ गया, OH आ गया, इधर क्या आ गया, H आ गया। ठीक है बच्चों, देखिए कई बार इसलिए ताकि जरा सा भी डाउट किसी भी बच्चे के मन में हो तो सारे क्लियर हो जाए, और हम हर मेथड बताते चल रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी अप्लाई कर सकते हो आप। इधर से आप बुक ओपन करो, अब की इधर क्या आ गया, H, इधर क्या आ गया, OH, यहां क्या आ गया, CH3। कंपाउंड कैसा हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना अगले वाले में आओ। अच्छा, इसको एक तरीका और, जैसे ये हमने प्रोजेक्शन ऐसे बना दिया, अब एक काम और करते हैं, इसी प्रोजेक्शन को इसको ही उल्टे Y में बना लेते हैं। तो पिछला वाला जो है ये ऐसा है, यहां तो Y बना ही हुआ है। इधर आ जाओ, OH है। मान लो आपको ये मेथड नहीं अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये वाला कर लेना, जो भी आपको पसंद आए। इधर हमने कहा Y बनाने के लिए इसको हमने कर दिया CH3, इधर आ गया। ठीक है, इसको हमने इस वाले कार्बन को मैं वो पेन वाला यूज कर लूंगा बच्चों, चिंता मत करो। इस वाले कार्बन को हमने क्या किया है, घुमा दिया है। ठीक है, ये पूरा आप वैसे ही इसे मैंने आपको बताया था ना किसके अंदर, अरे यार, हाइपर कॉन्जुगेशन समझाते वक्त कि ये पूरा घूम जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये पूरा नीचे ले आओ, इधर आ गया। ये जो डार्क वाला है ना, ये इधर पहुंच जाएगा डैश पर, OH, और जो ये वाला है ना, ये आपका इधर आ जाएगा डार्क पर। इधर आ गया H, इधर भी आ गया H, ये हो गया। अब आप क्या करो, मॉलिक्यूल को इधर से ऑब्जर्व कर लो, इस साइड से Y बना लिया, जो जहां पर है वहां से इसको ऑब्जर्व कर लो, ऐसा यहां से बना लो। ठीक है, जब यहां से बनाओगे तो क्या चीज देखो, इन CH3 को तो खींच दो, ये हो गया CH3 वाला। ऊपर से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका कहां चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका राइट साइड में, ये हो गया। इधर आ गया फिर से देखो, इधर आ गया इधर आ गया ये आ गया CH3। सर ये तो इसकी इमेज बन गई, अबे इमेज कहाँ बन गई रे, देखो तो इस मॉलिक्यूल को आप क्या करो, यहां से रोटेट कर दो पकड़कर, कितने डिग्री, 180 डिग्री पेपर के प्लेन पर। तुरंत ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे आप ये मेथड लगा लो,
चाहे लड़ी से पकड़कर इसको लटका लो, चाहे आप ऐसे इधर से ऑब्जर्व करने वाला तरीका अपना लो, जो भी मर्जी है उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए। ठीक है, अब अगले वाले में आओ। अब अगले वाले में फिर से देखो मैं यही कर रहा हूं कि पहला तो मैं यहां देखते ही ये कह रहा हूं कि यार ये और कुछ नहीं, हम तो इसको इधर से काट दें। लकली ऐसा है कि यहां तुमको देखते ही मिल रहा है कि ये पीओएस है, प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों के अंदर मौजूद है। अच्छा, पीओएस यहां देखना चाहो देख लो, ना देखना चाहो ना देखो, जैसा भी आपकी मर्जी है। मुझे तो तुरंत दिखाई दे गया तो मैंने कहा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां मौजूद है। मैं सेंटर देखने के लिए इन चीजों का यूज ज्यादा करूंगा। अगर मैं इसको फिर से रोटेट करता हूं और इसको यहां लेकर आता हूं तो हमारा क्या मॉलिक्यूल बनेगा जरा देखो। मैं इसको इधर बता रहा हूं, इस साइड में ये गुज जाएगा। देखो, अगर ये मैं CH3 यहां नीचे ले आता हूं, इस साइड में हमारा आ जाएगा CH3। यहां बना देता हूं, इधर इधर मैंने बना दिया CH3। ठीक है, ये पूरा रोटेट हुआ तो ये भी आपका पहुंच जाएगा आपकी कहां पर, डैश पर। ये आ गया OH। ये कहां आ जाएगा, डार्क पर। क्या आ गया, H। इधर क्या रहा, CH3। ठीक है, इधर आपका डार्क पर है OH और डैश पर क्या है, H। कंपाउंड के अंदर क्या चीज मौजूद है, COS है, बिल्कुल है। POS है, बिल्कुल है। कंपाउंड में तो हमने POS पहले ही मिल गई थी, तो कंपाउंड ऑप्टिकली हमने पहले ही क्या कर दिया था, इनएक्टिव। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये दोनों कंपाउंड दो थोड़ा ना, ये तो एक ही कंपाउंड है। आप चेक करो, यहां वाले को ही अगर आपने घुमा दिया तो यही तो कंपाउंड बन जा रहा है। देखो, ये वाला हिस्सा चेक करो, ये वाला सेम कंपाउंड बन जा रहा है रोटेट करने के बाद। यानी ये और ये कंपाउंड दो नहीं है बल्कि सेम कंपाउंड है। अब इस पर आ जाते हैं, इसको देखो। क्या कंपाउंड के अंदर COS या P, पहले POS देखो, सॉरी यहां पर पहले क्या चेक करो, COS चेक करो। क्या COS है, चेक करते हैं। हमने कहा इसको ऐसे ही CH3 इधर कर दो डैश पर, इधर आ जाए H, इधर आ जाए OH। ये आ गया, ठीक है। इधर कर दो इसको नीचे, CH3 वाले को। ठीक, जैसे ही इसको नीचे कर दिया, यहां डैश पर चला गया H, डार्क पर आ गया OH। क्या COS मौजूद है, नो, COS तो मौजूद नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए क्या होना पड़ता, वही कि इधर आने पर ये बाहर है। ठीक है, तो इधर हमको अंदर मिलना चाहिए। COS तो यहां पर नहीं दिख रही है। अच्छा, ये आपका CH3 ऊपर, H इधर, OH अंदर। क्या यहां POS दिख रही है, नहीं भाई, POS भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब या तो ये कंपाउंड, फिर से वही देखो जो पिछली बार बोला था, या तो कंपाउंड ये RR है या ये कंपाउंड SS है। ये कंपाउंड नहीं है RS या SR, क्योंकि तब तो अगर ये RS या SR होता, RS होता तो हमको पक्का है कि POS ऑब्जर्व हो जाती, कोई भी सिमेट्री का एलिमेंट हमको नजर आता। ये पक्के तौर पर नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों दो फॉर्म तो होंगी नहीं। दोनों साइड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले कैसे हैं, सेम। तो ये और ये दो चीजें नहीं, एक ही चीज है। ठीक है, अब चलो इसको बना भी लेते हैं। जो भी मेथड आपको अडॉप्ट करना है वो आप कर लीजिए, जो भी मेथड। जैसे मैंने कहा कि आप ऐसा कर लो, इधर वाला लटका लो, ये आ गया क्या, CH3। झालर की तरह इसको खोल लो, इधर CH3 कर लो, यहां से हमने उठा दिया इसको इस पॉइंट से। ठीक है, इधर क्या कर लो, इस साइड में आ गया H, इधर आ गया OH।
फिर अगले वाले कार्बन में क्या आ गया, यहाँ पहुंच गया क्या, इसको हमने ऐसे उठाया ना, ये ऐसे आ गया और ये वाली चीज़ ऐसे आ गई, ठीक है। इधर देखो क्या हो गया, यहाँ आ गया आपका CH3, ये लास्ट वाला बना दिया, ठीक है। और ये जब इधर था तो इधर आ गया डार्क पर H और डैश पर OH। चेक कर लो जल्दी, इसको यहाँ से पकड़कर उठा दिया है हमने, इस वाले को यहाँ से पकड़कर उठा दिया, ये जो उठ गया, ये वाला कार्बन दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, ये चीज़ हमारे सामने आ गई। अब मैंने कहा इसका प्रोजेक्शन बनाओ, बुक ओपन करो, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, CH3 CH3, बुक ओपन कर लो। इधर वाला क्या हो गया, OH आ गया इस साइड की तरफ, OH इधर आ गया, H इधर चला गया, H इधर चला गया, OH इधर आ गया। देखो अब नंबरिंग कर लो, जैसा मैं कह रहा था, पहली नंबरिंग इसको मिल जाएगी, दूसरी नंबरिंग बच्चों इसको मिल जाएगी, तीसरी नंबरिंग इसको मिल जाएगी, चौथी नंबरिंग इसको मिल जाएगी। 1 2 3 होना चाहिए था R, बट होगा क्या, S। इधर देखो 1 ऊपर वाला 2, ये वाला 3, 1 2 3 होना चाहिए था R, बट होगा S। देखा आपने? तो अगर क्लियर है चीज़ें ना, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाओगे, बहुत आराम से चीज़ें सेट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये है इन चीज़ों से खेलने का तरीका। अब ये आया था सवाल जेई एडवांस, तो मैंने इसमें एक पार्ट हटा दिया है, क्योंकि अभी हम लोग ने वो वाला प्रोजेक्शन सीखा नहीं है, न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये हमारे सामने 3 फॉर्म है। अब पहले कहा जा रहा है M और N के बारे में, इन्होंने कहा है कि ये नॉन मिरर इमेज स्टीरियो आइसोमर, ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो आपका ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट नहीं कर रहा है, मतलब एनेंशियोमर्स नहीं है, एनेंशियोमर्स नहीं है। चलिए चेक करते हैं, देखो जरा कैसे। पहले तो हम जैसे ही हमारे सामने आएगा तो हम एक काम करेंगे, हम ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं इन्होंने प्रोजेक्शन में पलट दिया हो कार्बन। जैसे देखो यहाँ ये पहला वाले कार्बन पर 3 चीज़ें लगी हुई हैं, HCl और OHCl और H, और इधर पीछे वाले में ये लगी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करें, हमें अगर दोनों को सही से करना है ना, तो मॉलिक्यूल को यहाँ से पकड़कर पहले पूरा रोटेट कर लेते हैं, ताकि दोनों में कंपेयर करना आसान हो जाए। तो यदि हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या चीज़ आ जाएगी, ज़रा देखना। अब मैं इसको बनाऊं कहाँ पर, इसको मैं बनाऊं कहाँ पर, चलो बच्चों मैं इसको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। चलो तब तक आप एक काम करो, इसको इसमें बहुत गुचुड़ पुचुड़ जाएगी, तब तक आप एक काम करो, आप जो भी मेथड हमने अभी तक आपको सिखाए हैं उन मेथड को लगाओ और मुझे बताओ कि इन दोनों कंपाउंड में, इसमें इसमें इनको नोट कर लेना रजिस्टर में, इन दोनों कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड में, इन दोनों कंपाउंड में और इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है आपस में, आइडेंटिकल हैं, एनेंशियोमर्स हैं, क्या है, डाइस्टीरियोमर्स हैं, क्या लग रहा है आपको। तो इसको जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। कोई भी मेथड, झालर की तरह पकड़ना हो झालर की तरह पकड़ लेना, जो भी आपको सुटेबल लगे, वाई बनाना हो वाई बना लेना, सीधे सीधे आंख लगा देनी है आपको यहाँ से, उससे ऑब्जर्व करना है तो उसको लगा देना, ठीक है। जो मेथड आपको अच्छा लग रहा हो उसके हिसाब से काम कर लेना, ठीक है। जल्दी से इसको बताइए मुझे क्या आ रहा है। चलो बच्चों, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और आज की कहानी की शुरुआत हम करेंगे कायरल मॉलिक्यूल विदाउट कायरल सेंटर। यानी ऐसे मॉलिक्यूल की कहानी जिनके अंदर कायरल सेंटर मौजूद ना हो, लेकिन कंपाउंड कैसा हो वो कायरल हो, मॉलिक्यूल कैसा हो कायरल हो। मॉलिक्यूल के अंदर कायरल होने का मतलब उसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है,
ठीक है, इसको भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। यहाँ पर हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूमिलीन के बारे में। क्यूमिलीन, जिनका सबसे छोटा मेंबर होता है एलीन, कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। यहाँ पर हमने एक ग्रुप लगा दिया, CH3 इधर लगा दिया, इस साइड में H लगा दिया, इधर हमने CH3 लगा दिया और इस साइड में हमने H लगा दिया, ऐसे, ठीक है। ये आपने देखा था। इस कंपाउंड के अंदर यदि आपसे कोई कहे, अब मैं बात जो करूँगा, अब देखिए, जैसे दिया बुझने से पहले बहुत तेज़ी से फड़फड़ाता है, वैसे ये टॉपिक अब अंत होने से पहले 2 लेक्चर में ख़त्म होगा। लेकिन वो 2 दिन जो है ना, वो हर चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह समझनी है, ठीक है ना? इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब ज़रा देखो, पहले यहाँ पर हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब क्या यहाँ जीआई संभव है? क्या इस पर्टिकुलर जगह पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म संभव है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तो हमने ये जाना था कि CH3 C और ये जो है, ये वाला H, ये वाला H, इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये जो होता है, उसके अंदर कनेक्टिविटी सेम टाइप की होनी चाहिए, लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट जो होना चाहिए वो अलग अलग। जैसे बिल्कुल सिंपल केस याद है आपको, यहाँ पर इनके बीच की डिस्टेंस L1 है, तो ये डिस्टेंस आपका L2 होगी। मतलब स्पेस में इनके अरेंजमेंट जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले GI के बारे में बात करते हैं। देखो जरा सा, क्या इसके अरेंजमेंट स्पेस में अलग अलग हैं? इसको आप मान लो, ये तो आपका क्या है, पेपर के प्लेन में है, ठीक है, ये ऊपर नीचे है। इसको ऐसे मैं बताता हूँ, देखो, ये हमने मान लिया 2 चीजें जो पेपर, अब क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, CH3 की पोजीशन इधर से इधर कर दो। ये हमने बनाया पेपर का प्लेन, ठीक है, और यहां हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जो है ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे विजुलाइज करवा रहा हूं तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। जैसे यहां हमने एक ग्रुप कोई इधर लगाया, CH3 लगाया, इधर मैंने H लगाया, इसको मैं पलट सकता हूं। यहां हमारा ये ग्रुप है CH3 और नीचे है हमारा कुछ H, ठीक है। अब मुझे आप बताओ कि यदि मैं यहां CH3 रखूं और इससे इसकी डिस्टेंस निकालूं, या मैं CH3 को यहां से बदलकर इधर रख दूं और इसकी डिस्टेंस निकालूं, तो क्या इन लेंथ में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। इट मीन्स यहां पर कोई भी GI संभव नहीं होगी, कोई भी GI संभव नहीं होगी। अच्छा, GI संभव तो नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके अंदर ऑप्टिकल के बारे में, OI के बारे में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो आप यहां देखो, इसके ऑप्टिकल आइसोमर देखने के लिए अब हम कायरल सेंटर नहीं देखेंगे। यहां हर सेंटर, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp2, ठीक है। मैं पेन बदलता हूं, बच्चे कह रहे थे। अब देखो, तो इन सब के हाइब्रिडाइजेशन कैसे आ गए हैं, ये आपके हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन कायरलिटी के लिए, तो कायरल सेंटर होने के लिए तो क्या चीज थी कि आपका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, वो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, यानी यहां कायरल सेंटर मौजूद नहीं है। अब यहां चेक करो, क्या POS मौजूद है? देखिए, हमने आपसे कहा था ना, स्टोन पेपर सीजर की तरह आप इसको काट सकते थे, इसी के अलोंग काट देते। अगर तो ये ग्रुप जो यहां बिलोंग करे या यहां बिलोंग करे, ये दोनों सेम होते तो आप इसको काट सकते थे इसके अबाउट, या ये दोनों यहां वाले सेम होते तो भी आप काट सकते थे। मतलब इसके अंदर POS तो मौजूद नहीं है, क्योंकि POS की मौजूदगी के लिए क्या चीज होनी चाहिए, यहां और यहां, यहां और यहां का
इस फिगर में क्या रिलेशन है कि ये जो ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो ग्रुप है ये कैसे होने चाहिए, ये होने चाहिए सेम। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, सीओ पीओएस तो नहीं है, अब जरा सीओएस चेक करें यार, सीओएस कैसे हो सकती है, ये इधर है ये ऊपर है तो सीओएस भी नहीं है, तो न पीओएस है न सीओएस है। इसका मतलब कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्ट और इमेज की फॉर्म में। और ये ऑब्जेक्ट और इमेज दो अलग अलग चीजें नहीं होंगी, सॉरी ये दो अलग अलग चीजें होंगी। एक यदि पीपीएल को एक साइड में घुमा रहा होगा तो दूसरा पीपीएल को दूसरे साइड में घुमा रहा होगा। अब देखिए यहां पर कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहां आरएस तो निकाल नहीं पाएंगे अपन, इनका आरएस निकालना अपने सिलेबस में नहीं है, तो कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होंगे। देखना CH3 है, इधर H है, इधर आपका CH3 है और इस साइड में H है। ठीक, अब इसकी इमेज बनाएंगे वो, इधर C और C, इधर CH3, इधर H, इधर CH3 और इधर H। अब उनको ऑब्वियस लगेगा यार ये मॉलिक्यूल तो उठाकर बस में इस पे रख दें तो काम बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जब इसको इस पर रखोगे पलटोगे तो ये वाली चीज जो इधर वाली है ना वो इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगी। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये कैसे सुपर, मान लो आपका ये हाथ है, जरा देखना थोड़ा सा आप फील करना, जैसे मान लो ये आपका हाथ है ऐसा, ठीक है, आप ये हाथ अभी का अभी दीवार पर लगा लो, एक लेफ्ट हैंड दीवार पर लगा लो और एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर बनाओ बिल्कुल इसी की तरह का। यानी एक हाथ दूसरा ऐसा रखना जिसकी उंगलियां आप दीवार की तरफ रखो, ये वाला हाथ दीवार पर चिपका दो, ये सारी उंगलियां आप दीवार पर रखो। ठीक है, अब एक काम करना, तुरंत ये सोचना कि इसकी इमेज क्या होगी। आप जैसे ही इसकी इमेज बनाने की कोशिश करेंगे ना, आपको अपने हाथ को, इस वाले हाथ को क्रॉस ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा। अब यदि आप इस मॉलिक्यूल को सुपर इम्पोज करना चाहते हो, आप घूमोगे भी ना, पूरा 180 डिग्री घूमोगे भी ना, तो आपका हाथ तो क्रॉस का क्रॉस ही रहेगा, ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। मैं क्या कह रहा हूं फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं कि आपके पास हाथ है ना अभी, हाँ, पेन छोड़ो, इसको सुनो, दोनों जरूरी है। एक आप दीवार पर लगा लो, दूसरों की उंगलियां आप दीवार पर बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर रख लो। अब इसकी इमेज बनाने की कोशिश करो। जब आप इसकी इमेज बनाओगे ना, हाथ वही रखना है बिल्कुल ऐसे ही, एक इधर रखो एक इधर। अब इसकी इमेज बनाओ, जब आप इसकी इमेज बनाओगे तो आपको इस वाले हाथ की इमेज चाहिए तो इधर चाहिए ना, तो इस हाथ को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करके इधर ले जाना पड़ेगा, इस वाले हाथ को क्रॉस करके इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो उंगलियों वाला हाथ है उसकी इमेज इधर चाहिए। तो वो चलो उंगलियों वाले हाथ की तो आपने कहा कि हमने इधर बना दी, लेकिन जब आप इधर बनाओगे तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा। अब जब आप इसको सुपर इम्पोज करवाओगे, आपका हाथ तो अब बदल गया, ये इधर है, एक हाथ इधर है और एक इधर चला गया, ये इस पर सुपर इम्पोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, इसको आप रखने की कोशिश करिए, देखिए क्या ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, कुछ भी कर लीजिए, कोई भी मेथड लगा लीजिए, ये आपका सुपर इम्पोज नहीं हो पाएगा। यानी ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, अब इसी सीरीज में अगला एक कंपाउंड है जिसको आप बोलते हैं स्पायरो कंपाउंड। ये सारी चीज़ें आपने जीआई के दौरान पढ़ी होंगी, मैंने आपको जीआई के दौरान इसको नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि इसकी ज़रूरत तो आगे पढ़ने वाली ही है, तो अभी बताकर समय क्यों बर्बाद किया जाए। ठीक है, स्पायरो कंपाउंड मतलब दो रिंग जब जुड़ी होती हैं एक कॉमन कार्बन सेंटर से, ऐसा।
ठीक है, यहाँ हमने एक ग्रुप लगा दिया, इस साइड में आप मान लो कुछ भी वही लगा दो CH3 और इधर H, इधर लगा लो आप CH3 और इधर लगा लो H। देखो बच्चों, इसमें आप ज़्यादा टिटिम के चक्कर में मत पड़िएगा। सिंपल जो हमने आपको सिखाया कि आप रिंग को एक डबल बॉन्ड की इक्विवेलेंट मान लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल के लिए क्या चीज़ जरूरी थी? ऑप्टिकल के लिए ये चीज़ जरूरी है कि पहली बात तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की संख्या जो होनी चाहिए, वो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की संख्या होनी चाहिए आपकी इवन। क्योंकि अगर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो जाते, यदि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड हो जाते तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता? प्लेनर हो जाता। और यदि मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाता तो आपको इस स्ट्रक्चर में एक चीज तो मिली जाती, और वो चीज होती कौन सी? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री ये तो मिली जाती, यानी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो ना होती। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो होने के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? मॉलिक्यूल हो। अगर ऐसे डबल बॉन्डेड सिस्टम में हो तो सबसे पहले तो डबल बॉन्ड की संख्या, नंबर जो होने चाहिए वो होने चाहिए कैसे? इवन। और दूसरा, कार्बन से जुड़े ग्रुप जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग। क्योंकि अगर मान लो आपने ये कर दिया ए और ए, तो आपको मैंने ऊपर बताया कि ये कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, बिल्कुल सेम चीज इन स्पायरो कंपाउंड में भी लगाइए। इसमें भी यदि आपसे कोई कहे जीआई शो होगा, चूंकि आपने ऊपर वाली चीजों को अच्छी तरह समझ लिया है, जीआई शो नहीं होगा, डिस्टेंस नहीं बदलेंगी। क्या ओआई शो होगा? ओआई शो होगा तो आप तुरंत चेक करो, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की संख्या कैसी है? इवन। मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। इधर जुड़े ग्रुप या एटम कैसे हैं? अलग अलग। इसका मतलब कंपाउंड के अंदर ना पीओएस मिलेगी ना सीओएस मिलेगी। इसका मतलब कंपाउंड शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये बात भी समझ में आ गई? ठीक, ये है इस सीरीज में। यहां पर भी देखिए कोई कायरल सेंटर नामक चीज नहीं है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड भले हैं चीजें, लेकिन इधर ये जुड़ा है, इधर तो सारी चीजें कैसी हैं? सेम सेम सी ही। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि अगर ऐसी चीज होती तो क्या कहते? इसके अंदर क्या कहोगे? जैसे मैंने कहा C डबल बॉन्ड C, और यहां मैं चलो ऐसा करता हूं, इधर मैं कर देता हूं C डबल बॉन्ड। अबे यार, ये पेन कहाँ फिर से मेरा चला गया? बच्चे भी चिल्लाएंगे। ये रहा, ये ऐसा आ गया। ठीक है, इधर हमने कहा H, इधर हमने कहा Cl, इधर हमने कहा H और इधर हमने कहा Cl। मुझे बताओ कि क्या ये पर्टिकुलर चीज ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगी? लगाइए दिमाग। अच्छा, एक आगे और चीज समझ लेते हैं, बाइफेनिल रिंग। बाइफेनिल रिंग्स के अंदर, अभी हम ट्राइफेनिल रिंग पर नहीं जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या हैं बच्चों, ये पूछी नहीं जाती। जो पूछी जाएंगी ना वो अब चालू होगी कहानी, लेकिन पढ़ लो, शीट वीट में सवाल आ जाएंगे तो फिर उस वक्त आप परेशान होगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, अगर दो बाइफेनिल रिंग हैं जिनकी ऑर्थो पोजीशन पर आपका अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पर सेम हो जाएं, इस पर जो जुड़े हैं वो ग्रुप आपका इधर जुड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वही जैसा सिस ट्रांस में अपन करते थे, हालांकि यहां सिस ट्रांस ऑब्जर्व नहीं होती है। ठीक है, यहां पर जब ये होता है तो ऐसी कंडीशन में इन ग्रुप्स में
लगता है क्या, रिपल्शन। और इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, थोड़ा सा कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं होता लेकिन थोड़ा सा कम करने के लिए ये रिंग हो जाती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसे ऐसा मान लो, ठीक है, यहां आ गया ए ग्रुप, यहां आ गया बी ग्रुप, यहां आ गया ए ग्रुप, यहां आ गया बी ग्रुप, ठीक है। अब इस कंपाउंड के अंदर ये सिचुएशन आपको वो समझ में आ रही है कि इसके अंदर जीआई नहीं होने वाली, क्योंकि अभी भी केस कैसा है, वही वाला, एक ऐसे है और दूसरा ऐसे है। अगर आप इधर चीजों में कोई भी बदलाव करोगे, इधर या इधर, तो डिस्टेंस जो है वो सेम रहने वाली है, तो जीआई तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब बात करते हैं ओआई के बारे में। ओआई के बारे में बात करने का इनडायरेक्ट मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं पीओएस के बारे में और सीओएस के बारे में। सबसे पहले आसान चीज कर लेते हैं, सीओएस समझ लेते हैं। क्या यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री है? ये तो आपका इधर ही जाना पड़ेगा, यानी इस रिंग के तहत, और यहाँ ऊपर लगा है, इधर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ सीओएस तो होने वाला है नहीं, सीओएस नहीं है। अच्छा, पीओएस मौजूद है क्या? अभी पीओएस भी नहीं मौजूद है। बिल्कुल वही स्टोन पेपर पेपर सीजर की तरह आप यहां से इसको काट सकते थे, पीपर बोल रहे हैं, आप इसको काट सकते थे यदि यहां पर ए होता और यहां पर भी ए होता, तो आप इस रिंग के अबाउट काट सकते थे, या यहां ए होता और यहां पर भी ए होता तो काट सकते थे। मतलब बाइफेनिल रिंग में यदि आपको चेक करना है ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो क्या चीज नहीं होनी चाहिए? इनसे जुड़े ग्रुप, किसी एक रिंग से जुड़े ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम हो गए तो पक्का है कि उसके अंदर क्या चीज मिल जाएगी बच्चों, पीओएस, और कंपाउंड ऑप्टिकली कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव। ये बात समझ में आ गई, कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिंपल सी चीज है ये, ठीक है। अब कहानी को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं और समझते हैं कुछ और जबरदस्त धमाकेदार चीजों को। तैयार है ना आप? चलिए बढ़ते हैं। चलो बच्चों, एक नई चीज जानने के बाद, अभी अभी हम लोग ने बात कर ली कि आपका, हाँ, इस चीज के बारे में बात कर ली कि भाई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके अंदर कायरल एटम नहीं होते, लेकिन फिर भी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करती हैं। उस पर बेस्ड सवाल बहुत आसान होते हैं। अब जरा आगे के बारे में बात करते हैं। जरा ध्यान से अब चीजों को जरा सुनना। देखो, ये कंपाउंड दिया गया है, क्या नाम है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो और ब्यूटेन, ठीक है। ये आपका कंपाउंड, ये जो सेंटर है ये कैसा है, कायरल, ठीक है। ये सेंटर भी कैसा है, कायरल। अब यदि दो सेंटर आपके पास कायरल हैं, तो देखिए, आप जरा ध्यान से देखिए कि क्या यहां पर यदि आप ऑब्जर्व करिए तो इसमें एक Cl लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है और एक H होगा, ठीक है। इधर भी एक CH3 लगा हुआ है, एक H है, एक Br है। क्या आपको कुछ भी करके क्या यहां पर पीओएस मिल सकती है, पीओएस? दादा, पीओएस के लिए होना क्या चाहिए, दोनों साइड में फॉर्मूले तो सेम होने चाहिए, यहां फॉर्मूले सेम नहीं, पीओएस नहीं मिल सकती, सीओएस नहीं मिल सकती, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ना पीओएस मिलेगी ना सीओएस मिलेगी। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर ये स्टार वाला कार्बन है तो ये कौन सी दो फॉर्म दिखा सकता है, ये आर दिखा सकता है और एस दिखा सकता है। ये वाला भी जो है ये कौन सी फॉर्म दिखा सकता है, ये आर दिखा सकता है और एस दिखा सकता है, ठीक। यानी यहां पर जो टोटल फॉर्म्स बनेंगी, यदि दो कायरल सेंटर हैं जिनमें पीओएस या सीओएस का कोई भी उसमें फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों चीजें मौजूद नहीं, तो 2 टू दी पावर n
कोई फॉर्मूला नहीं, बस अभी सुन लो। 2 टू दी पावर n इतनी फॉर्म्स बनती है। मतलब क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि पहला वाला r हो गया, ये वाला मान लीजिए पहला मान रहे हैं, ठीक है ना, इधर से IUPAC चालू होगी, ये पहले आएगा ब्रोमीन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ठीक है। पहला R हो गया मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल भी R हो गया। एक ये केस हो सकता है। तुरंत इसकी इमेज के बारे में सोचते चलो। R, तो R की इमेज क्या हो गई S, और इसकी इमेज भी क्या हो गई S। यानी एक ये फॉर्म बन गई और एक ये फॉर्म बन गई, दो आ गई हमारे पास, ठीक है। पहला हमने ये केस, ये हमने अपनी कितनी फॉर्म आ गई, एक फॉर्म ये वाली आ गई बच्चों, एक फॉर्म ये आ गई, आर आर हो गया, आर एस हो गया। अच्छा और देखो और क्या हो सकता है, आर एस हो सकता है। आर एस की इमेज क्या आ जाएगी, एस आर आ जाएगा। चूंकि कोई पीओएस या सीओएस नहीं है तो इसके अंदर टोटल फॉर्म्स कितनी बनेंगी, ये फॉर्म बनेगी 4, 1 2 3 4। ये आरएस के अकॉर्डिंग हमने सारे केस कंसीडर कर लिए ना, ठीक है। यानी यदि नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने हैं, ये एन क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, ना कोई पीओएस आ रही है ना कोई सीओएस आ रही है, तो एन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ कायरल सेंटर, और कितनी वैल्यू आनी चाहिए 4। अभी सिर्फ ये क्या है, जब ना पीओएस है ना सीओएस है, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर इन्होंने अलग अलग फॉर्म्स बना दी हैं। इन अलग अलग फॉर्म में क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग यहां पर कौन से स्टेटमेंट हैं जो सही आ रहे हैं। आपके पास ऑप्शंस कई सारे हैं। पिछले टर्म पर सीखा गया हवा में लटकाने वाला, उससे चेक कर लेना। मॉलिक्यूल को घुमाकर वाई बनाने वाला, उससे चेक कर लेना। इधर से और इधर से ऑब्जर्व करने वाला, उसको चेक कर लेना। उसको चेक करिए और मुझे बताइए कि इसके अंदर कौन से स्टेटमेंट आपको सही लग रहे हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। अब मेरी बात सुनो। यदि हम बात कर लें, जो हम लोगों ने शुरुआत में बात करी थी मोनोक्लोरिनेशन के बारे में, मोनोक्लोरिनेशन की कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने, उसके बारे में बात करते हैं। देखो जरा सा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है, इसके अंदर आप कराइए मोनोक्लोरिनेशन, और कितने डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर बनेंगे, टोटल बताना है आपको। टोटल कितने डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर, नहीं टोटल आइसोमर लिख देता हूं मैं। टोटल लिख दिया तो मतलब उसके अंदर सब आ गया, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं टोटल आइसोमर्स, ठीक है। अच्छा अब क्लोरीन लगाए थे हम लोगों ने, याद है आपको, हमने कहा था ना आप चीजें समाप्ति की तरफ है तो हर कहानी का किरदार आपके सामने एक बार फिर से आएगा और कुछ दूसरे रूप में। एक सीएल यहां लगाया था हम लोगों ने, एक सीएल यहां लगाया था। इसके अंदर जब यहां लगाया था तो हमने क्या कहा था, इसके अंदर ये कायरल बन जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं आपसे इसके अंदर डिफरेंट आइसोमर पूछूं, तो इसके अंदर तो यही एक फॉर्म बन रही होगी। इसके अंदर एक कायरल सेंटर है कायरल सेंटर, एक साइड में CH3, दूसरे साइड में एग्जैक्टली ईटी, ईटी लगा हुआ है, और एक H है। इसका मतलब कंपाउंड कैसा है, ये कायरल सेंटर इसके पास मौजूद है, कायरल सेंटर मौजूद है, इसका मतलब, और ना कोई पीओएस हो सकती है ना सीओएस हो सकती है, मतलब 2 टू दी पावर n के हिसाब से इसकी दो फॉर्म बनेंगी, इसकी बनेगी एक फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब फिर से देखो जरा सा, अगर मैंने बात कर ली होती इस फॉर्म के बारे में, जैसे एक और मुझे बताओ,
मैंने यहां कर लिया होता नॉर्मल पेंटेन वाला। इसके अंदर फिर से देखो जरा, यहां होता एक फॉर्म बनाते आप, ठीक है। जब यहां होता तो आपका क्या बन जाता, कायरल सेंटर बन जाता। यहां होता तो एक फॉर्म और होती लेकिन कायरल सेंटर ना होता। अब इतना कर चुके हैं कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। यानी इसके अंदर जो टोटल फॉर्म बनती, यहां वाली बनती एक, यहां कायरल सेंटर मिलता 2 टू द पावर n के हिसाब से 2, और यहां फिर से एक, यानी टोटल 4 फॉर्म्स यहां बनती। ये भी समझ में आ गया। अच्छा, अब मैं आगे फॉर्म बनाऊं उससे पहले, या चलो एक और करते हैं, एक और करते हैं। यदि मैं इधर कर लेता हूं, ये ऐसा, ठीक है, एक और लगा लेते हैं। अब जरा इसको समझते हैं कि इसके अंदर कितनी फॉर्म्स क्या बनेंगी। चलो जरा देखते हैं, मोनोक्लोरिनेशन करते हैं और देखते हैं जरा क्या क्या बन रहा है। एक हमने Cl इधर लगा लिया, पहले हम Cl लगा लेते हैं। एक Cl इधर लगा लिया, एक फॉर्म ये बना ली, ठीक है। अगली फॉर्म में क्या बना सकता हूं, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, इधर ये, एक Cl मैंने इधर लगा लिया, ठीक है। एक फॉर्म में ये बना सकता हूं कि इधर ये आ गया, मैं एक Cl इधर लगा सकता हूं, ठीक है। इधर मैं एक काम ये कर सकता हूं कि एक Cl इधर लगा सकता हूं, और एक और काम ये हो सकता है कि इसमें या इसमें एक Cl मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। अब मैंने जो अगली स्टेप आपको सिखाई थी, क्या यहां पर कोई कायरल है? नहीं, यानी एक फॉर्म तो यही बन रही होगी। यहां कायरल है, चेक करो, इधर है CH3, इधर है H, क्या यहां पर कायरल है? बिल्कुल कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर मतलब, एक कायरल सेंटर मतलब कितनी फॉर्म बनेंगी? 2 फॉर्म। आई बात समझ में? अच्छा, अब आ जाओ इधर। इधर आ जाते हैं तो कायरल सेंटर कितने बने? यहां पर आपका ये सेंटर देखो, इधर है ET, आराम से बोला मैंने। इधर ये है पूरा प्रोपाइल वाला ग्रुप, एक ऊपर Cl और H, यानी इसकी फॉर्म में कितनी बनेंगी? 2, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसके अंदर तो ये और ये दो मिथाइल वाले ग्रुप ही हैं। मिथाइल वाले ग्रुप हैं तो ये क्या मैं बना रहा हूं, ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। ये कायरल नहीं है, कायरल में स्टार बनते हैं, ये चंद्रमा बन गया, ठीक है। तो ये आपका कायरल नहीं, कायरल नहीं मतलब क्या, इसकी एक फॉर्म बनेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें, बात करते हैं इस जगह पर क्या कोई कायरल सेंटर आएगा? जब क्लोरीन यहां लगेगा, इस जगह पर, इस जगह पर जब क्लोरीन लगेगा, तो मजे की बात यह है कि ये सेंटर कायरल हो जाएगा। क्या बोला सर? ये सेंटर कायरल हो जाएगा। देखो, इधर है प्रोपाइल वाला ग्रुप, इधर है मिथाइल वाला ग्रुप, इधर है CH2Cl वाला ग्रुप, और एक हो गया क्या, हाइड्रोजन। यानी इसके लिए भी कितनी फॉर्म बनेंगी? 2 फॉर्म्स बनेंगी, ठीक है। यानी इसके अंदर यदि मोनोक्लोरिनेशन करके आपसे टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछे जाते तो वो कितने होते? एक, ये 3 हो गए, 5, 6, 7, 8, 8 फॉर्म्स बनती। ये बात समझ में आ गई? अच्छा सर, एक हम, अच्छा एक आप करो, चलो एक आप करो और मुझे बताओ कि यहां पर मैं लिख रहा हूं, क्या लिख दूं, इधर मैं लिख रहा हूं
चलो CH3, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, बताइए कितने होंगे। ठीक है, चलो लगाओ जरा इस पे बुद्धि और बताओ इसको कितने होंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक और आगे करा देता हूं आपको। जैसे बच्चों एक चीज जरा आप देखो, हम लोगों ने एक ये वाला सवाल किया था, COOH था, ठीक है, यहाँ था CH, इधर था OH, ठीक है, इधर था CH, इधर था OH और इधर था COH, ऐसा था, ठीक है। इसका यदि हम फॉर्म बना रहे थे तो फॉर्म्स हमारे सामने ऐसी आ रही थी। ये हमने इसका प्रोजेक्शन बनाया, COOH एक साइड में कर दिया OH, एक साइड में कर दिया H, एक साइड में OH, एक साइड में H, एक साइड में COH, ऐसे करके हम लोगों ने इसकी खूब सारी फॉर्म्स बनाई थी। मैं अभी वो फॉर्म बनाकर आपको फिर से दिखाता हूं, लेकिन मेरी बात सुनो। दो कायरल सेंटर है, फॉर्म्स होनी चाहिए 2 टू दी पावर n, लेकिन 2 टू दी पावर n होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस कंपाउंड के अंदर पीओएस आ रही है, और पीओएस आने का मतलब, अगर पीओएस नहीं आती थी तो सारी फॉर्म्स आ जाती थी, लेकिन पीओएस आ गई तो कोई दो चीजें एक दूसरे से ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेट नहीं करेंगी। वो दोनों के अंदर, उसके अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज सुपर इंपोज हो जाएंगी। सुपर इंपोज हो जाएंगी तो ऐसे में दो फॉर्म दो नहीं कहलाएंगी, बल्कि वो एक ही कहलाएगी। ठीक है, अब जरा फिर से वही चार केस देखते हैं। आर, पहला वाला आर, दूसरा वाला आर, ठीक, इसकी इमेज एस एस, ठीक, फिशर के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो, क्या फिशर को यदि आप बीच से 180 घुमाओ तो क्या ये दोनों फॉर्म के बराबर प्रूफ कर पाओगे? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट इमेज है। तो ये तो दो फॉर्म पहले जैसी बन गई। इसके बारे में हमने खूब बात करी थी पिछले वीडियो में। फिर से देखो, एक है आर, दूसरा है एस, और इसकी इमेज आ गई एस आर। ये क्या आइडेंटिकल है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पीओएस मिल रही थी, ये हम लोग ने बात करी थी बच्चों। और यदि आप देखो ना, इस मॉलिक्यूल को यदि आप पेपर के प्लेन पर घुमा दो कितने डिग्री, 180 डिग्री, तो आपका ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सेम। ये मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सेम। मतलब वो 2 टू दी पावर n वाला हमेशा वैलिड नहीं है। जब भी आपका प्लेन व्लेन मिलेगा तो डायरेक्ट मत लगा देना कि इसके अंदर 2 टू दी पावर n वाली चीजें वैलिड हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करो, मुझे आप ये बताओ कि एक और चलो देते हैं, कि अगर मैंने कहा कि कंपाउंड ले लेता हूं मैं C5H10, फाइंड टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन इट्स साइक्लिक फॉर्म। यानी आपको क्या करना है, इसकी साइक्लिक फॉर्म बनानी है। ये चीज जरूरी है। हम ओपन स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको ढूंढना किस में है। एक तो ये बना सकते हैं, ये है C5H10, एक अनसेचुरेशन है। एक आप बना सकते हैं ये फॉर्म, अरे ये क्या हो गया, एक आप बना सकते हैं ये फॉर्म, एक आप बना सकते हैं ये फॉर्म, ये फॉर्म, और भी आप कुछ बना सकते हैं।
तो कितनी आएंगी फॉर्म्स? याद रखिएगा, टोटल कहीं पर भी कायरल मिलेगा तो वहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचिए और बताइए कि कितनी फॉर्म्स आ रही होंगी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों देखते हैं कि आप सभी ने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने ये 3 तो खैर बात कर ही ली थी, और बात करते हैं, जरा देखते हैं और आपने कितनी पॉसिबिलिटी बनाई। ठीक है, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि एक ये बनाता हूँ, ये वाला और ये वाला। देखो 3 4 5, एक ये बन सकता है, एक बन सकता है मैं ये बना दूं और ये बना दूं। ठीक है बच्चों, अब मेरी बात सुनना, यहां पर जो टोटल फॉर्म बन रही है, क्या यहां पहले वाले स्ट्रक्चर के अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर क्या कोई कायरल सेंटर है? नहीं, एक ही फॉर्म बनेगी। इसके अंदर भी एक ही फॉर्म बनेगी, इसके अंदर भी एक ही फॉर्म बनेगी। इसके अंदर क्या कायरल सेंटर है? नहीं है। देखो एक ये है, एक ये मान लो यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन इधर से जाने में और इधर से जाने में तो सेम टाइप के ग्रुप मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पर भी कितनी फॉर्म बनेगी? एक ही फॉर्म बनेगी। अब जब ये स्ट्रक्चर आया, ये वाला, अब जब ये स्ट्रक्चर आया तो इसके अंदर कितनी फॉर्म्स बनेंगी, ये कैसे सोचा जाए? देखो बच्चों, इसके अंदर जो फॉर्म बनेंगी इसको आप ऐसे देखो, ये किस 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 तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एक ये हो सकता है कि यहां ये जो हमने ग्रुप लगाए हैं ये कौन से हो सकते हैं? CH3H, CH3H, ये हो सकता है। ठीक है, एक ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, जब ये फॉर्म होगी, जब ये वाली फॉर्म होगी, तो क्या यहां पर पीओएस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी, पीओएस मिलेगी। पीओएस मिलेगी मतलब क्या है? देखो ऊपर वाले जो अभी एग्जांपल दिया था ना, उस तरह से देखो कायरल सेंटर इसके पास भी दो ही है। कायरल सेंटर कितने हैं? इसके पास भी दो ही कायरल सेंटर है, यानी होना कितनी चाहिए थी? 2n, 4 फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन चूंकि इस कंपाउंड में पीओएस भी मिल रही है तो फॉर्म कितनी आएंगी? इसकी 3 फॉर्म आएंगी। मैं इसको बताता हूं कैसे। देखो जैसे आपने इन दोनों को ऊपर रखा, तब तो इसकी इमेज लेने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो ये तो कितनी फॉर्म आ गई? एक फॉर्म। अच्छा अब एक बात सुनो, अगर मैं इसको ऐसा रख रहा हूं, जैसे इधर मैंने कर दिया CH3, इधर मैंने कर दिया H, इधर मैंने कर दिया H, इधर कर दिया क्या कर दिया, इधर कर दिया CH3, इधर कर दिया H। ठीक है, ये वाली फॉर्म एक बना ली। अब इसकी इमेज बना ली। इसकी इमेज कैसी आ जाएगी? देखो ये आ गया, यहां क्या आ गया? CH3 इधर आ गया, H इधर आ गया, इधर क्या हो गया? CH3 इधर आ गया, H इधर आ गया। देखो हमने सारी चीजें कर ली। दोनों इसको ऊपर रख दो या दोनों इसको नीचे रख दो, दोनों CH3 को ऊपर रख दो या दोनों CH3 को नीचे रख दो बच्चों, क्या ये दो अलग अलग फॉर्म हैं क्या? नहीं सर जी, पीओएस आ रही है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को उठाकर पूरा 180 डिग्री पलट दें पराठे की तरह, यहाँ अभी कोई प्रोजेक्शन नहीं चल रहा, इसको हम उठाकर पराठे की तरह पलट देते, ये आ जाएगा। यानी ये दो फॉर्म पुराने वाले एग्जाम्पल की तरह दो नहीं हैं, बल्कि कितनी फॉर्म है? एक ही फॉर्म है। और आप कुछ भी करके क्या इसको इसके आइडेंटिकल प्रूफ कर सकते हो? आप कुछ तो भी लगा लो पराठा और जो भी पलटना हो, नहीं, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट और इमेज है। तो हमने देखो सारे केस ले लिए। हमने
इस कार्बन को ऊपर भी रख लिया, इस कार्बन को हमने नीचे भी रख लिया, इस कार्बन को नीचे, इस कार्बन को ऊपर, सारे केस लिए, क्योंकि हमको पता था 4 फॉर्म बननी चाहिए। लेकिन चूंकि इसके अंदर आपका पीओएस आ रही है तो फॉर्म बनेगी कितनी? 3। तो ये हो गया 3। इट मीन्स सही जवाब हो गए इसके कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर तो आपने इसका जवाब 7 दिया है तो आप बिल्कुल सही हो। लेकिन चूंकि हमने कहा ये शुरुआत है, इसलिए अगर शुरुआत वाली चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे आप सीख रहे हो तो इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, बस आप सीखते चलो बस। ठीक है, तो क्या चीज़ हमने बताई कि यदि कैरल सेंटर हमारे सामने है तो उसके अंदर पीओएस आती है तो एक बार हम फॉर्म बना कर सोच लेंगे कि भाई इसके अंदर क्या चीज़ कैसे चल रही है। ठीक है, चलो मैं सोच रहा था कि एक नई चीज़ आपको बताऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं पहले प्रैक्टिस करवा लेता हूं। मैं यहाँ पर इतनी जगह मैंने इसलिए छोड़ी थी, मैं सोच रहा था कि सबको मैं बताऊं। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो। अगला जरा इस चीज़ को देखो, अगले में पूछा जा रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर दिस। एक फॉर्मूला दिया है, इसका आपको एल्कोहल बनाना है और कैसी फॉर्म के बनाने हैं? साइक्लिक फॉर्म के बनाने हैं। ठीक है, आप मैं आगे क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आपका काम ये होगा कि आप इस फॉर्मूले को कॉपी पर लिखो और सोचो कि कितनी फॉर्म्स आप बना सकते हो। सिमिलरली लगे हाथ इस क्वेश्चन को भी आप लिखो कॉपी पे कि इस जगह पर 5 मेंबर का आपको साइक्लिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो, मतलब टोटल फिर से बताने, लेकिन रिंग कितने की होनी चाहिए? 5 मेंबर की। ठीक है, अब उस फॉर्मूला क्या दिया गया है रिंग का? C7H14, मतलब 2 डंडियां और निकलेंगी। ठीक है, तो आपके पास अभी टाइम है, आप इसको जल्दी से नोट करो बच्चों और मुझे बताओ कि इसके आंसर क्या आ रहे हैं। पहले आप इसको पूरा मत देखना, मेरी बात सुनना, इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लो, फिर आप इसको आगे बढ़ाइएगा। पहले लिख लो, कॉपी निकाल लो, पहले इनको लिख रहे होगे, अब यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो थोड़ी देर के लिए। ठीक, पहले इन पर आप काम करने लग जाओ, फिर आप इसको आगे देखना, मैं इसमें आगे बना रहा हूँ। ठीक है, अब आपने इसको बना लिया तो हम लोग इसमें जरा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कितनी फॉर्म्स बन रही हैं। C4H8 और एल्कोहल। ठीक है, 4 मेंबर की एक रिंग, एक OH। क्या कोई कायरल? नो नो नो। एक ये आ गया, एक CH3OH। क्या कोई कायरल? नो नो नो। लेकिन मैं यहां अगर इसको बदल लूं तो इधर इधर मैंने कर दिया CH3, इधर भी तो मैं लगा सकता हूं OH, ये कर सकता हूं। अच्छा, एक फॉर्म और बना सकता हूं, इस OH को मैं यहां पर भी तो शिफ्ट कर सकता हूं, CH2OH, ये कर सकता हूं। अब कोई अगर 2 मेंबर की रिंग बना रहा है तो जरूर मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करे। ठीक है ना, बहुत जरूरत है फिर तो। यहां देखो, यहां पर क्या कोई कायरल है? नहीं, एक फॉर्म बनेगी। यहां क्या कोई कायरल है? नहीं, एक फॉर्म बनेगी। नहीं है कायरल। यहां कोई कायरल है? नो, एक फॉर्म बनेगी। यहां कोई कायरल है? माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, यहां पर तो दो दो कायरल एटम है। और मजे की बात यह है कि ना पीओएस मिलेगी, पीओएस भी नहीं है, सीओएस भी नहीं है। तो जवाब क्या होना चाहिए? डायरेक्ट सोचो, क्या क्या हो सकता है? RS SR RR और SS, ये 4 फॉर्म होंगी, चारों की चारों पॉसिबल होंगी, क्योंकि 2 to the power n सीधे सीधे लग जाएगा। तो सही जवाब जो होना चाहिए वो होगा 7। ठीक है, अच्छा अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में कहा कि 5 मेंबर रिंग बनानी है। ओके, 5 मेंबर रिंग बना देते हैं।
और फॉर्मूला क्या है, 5 6 7, दो और चाहिए। ठीक है, दो हम तो पहले ऐसे लगा देते हैं, यही सबसे ज़्यादा भूलते हैं, इसलिए सबसे पहले इसको लगा दिया, उसके बाद एक ये लगा दिया। ठीक है, अब इसको यहां से तोड़ के कहीं पे भी लगाओ तो सेम फॉर्म बनेगी ना। अच्छा, एक काम ये करते हैं, 5 वाले पर ही थोड़ा थांबा कर लेते हैं, क्योंकि 5 की तो रिंग बनानी, 4 पर तो जाना ही नहीं। एक मैं ये कर लेता हूं, एक ये कर लेता हूं, क्योंकि सब कुछ बनाना है। अब मैं एक काम करता हूं, इनकी पोजीशंस बदलना चालू करता हूं, यहां ये रख लेता हूं, यहां ये रख लेता हूं। अब यहां ये रखूं या यहां ये रखूं, ये तो रिपीट होने लग जाएगा। तो हमारे पास ये 4 फॉर्म्स तो हमने बना ली, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है बच्चों। अभी आप इसके अंदर फिर से आगे सोचिए, क्या कायरल सेंटर है? नहीं, कायरल सेंटर नहीं है, एक ही फॉर्म बनेगी, एक ही फॉर्म बनेगी। यहां क्या लगता है, कायरल सेंटर है या नहीं है? इसके अंदर दो दो कायरल सेंटर है। और मैं कहना चाहूँगा आपसे कि जब भी 5 मेंबर की रिंग आए ना, तो थोड़ा-सा उसको सही से बना लीजिए। जैसे ये जो आजू-बाजू वाले हैं ना, उनको ऐसे लिख लो। यहाँ CH3 आ गया है, यहाँ CH3 आ गया है। क्योंकि इसके अंदर कायरल सेंटर कितने हैं? 2। और मिलेगी क्या? यहाँ आपको हो सकता है ना आप ऑब्जर्व कर पाओ। इसलिए इस केस में ज़रूर याद रखो कि अलग से बना लो। यहाँ पर आपका आ रहा होगा क्या? POS, यानी फिर से कितनी फॉर्म बन रही होंगी? एग्जैक्टली 3। ठीक, इसमें आ जाओ। इसको भी मैं कहना चाहूँगा आपसे कि आप बिल्कुल वैसा ही बना लो, 5 मेंबर की रिंग। उस 5 मेंबर की रिंग में आप पहली और तीसरी पोजीशन पर, तो पहली पोजीशन मैं ये बना लेता हूँ, तीसरी पोजीशन ये बना लेता हूँ, ताकि मुझे विजुअलाइजेशन में दिक्कत ना हो। यहाँ CH3, यहाँ CH3, मुझे तो यही चेक करना है ना कि क्या POS आ रही है या नहीं आ रही। तो बिल्कुल इस स्ट्रक्चर में भी POS आ रही है। तो इसके अंदर ये कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा, फिर से 2 कायरल सेंटर थे, तो फॉर्म कितनी आ जाएगी इसकी भी? 3। यानी इसका आंसर अगर आपने निकाला है कितना, 6 7 8। आई बात समझ बच्चों? ठीक है, ऐसे सवालों की प्रैक्टिस हम जारी रखेंगे, और जब हम कल इसमें और आगे बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अब इन सारी चीज़ों को किस तरह से एक साथ लगाना है। देखो, इसके सवाल धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो बच्चों अपने आप आ जाएगा। लोड मत लेना, आप पहली बार कर रहे हो। ठीक है ना? और ये हमने कहा ना, जादू है ये, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए।